तो बच्चों, हम लोग अपने प्रीलिम्स के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। क्विकली देखेंगे कि कैसे प्रस्तावना से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे बहुत इजीली वे में आसानी से पढ़कर प्रस्तावना के प्रश्नों को हल किया जा सकता है, चाहे वो यूपीएससी में पूछा जाता हो, चाहे यूपीपीसीएस में पूछा जाता हो, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रस्तावना, आखिर प्रस्तावना हमको क्या बताना चाहता है। तो प्रस्तावना हमको बताना चाहता है अपने उद्देश्यों के बारे में, और इसीलिए इसका नाम जो है वो उद्देशिका रखा गया है। प्रस्तावना बताना क्या चाहता है, संविधान के आदर्शों को, मतलब संविधान के बेसिकली आदर्शों को बताना चाहता है प्रस्तावना, संविधान के उद्देश्यों को बताना चाहता है प्रस्तावना। ठीक है, और प्रस्तावना से एक बात हमको और क्या पता चलती है, तो प्रस्तावना से हमको पता चलता है कि हमारे संविधान के लागू होने की तिथि क्या थी। मतलब हमारा संविधान जो है बेसिकली 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, जिसको कि हम संविधान दिवस के रूप में, हमेशा 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि प्रस्तावना से प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं और किस तरीके से प्रस्तावना को समझना होगा। तो इसके लिए हमको प्रस्तावना की बेसिकली भाषा समझनी होगी। सबसे पहले समझना होगा कि प्रस्तावना को हमने कहां से लिया। तो प्रस्तावना को हमने अपने संविधान में लिया कहां से, तो अमेरिका के तर्ज पे, चूंकि अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना शामिल था और इसलिए हमने भारत के संविधान में भी प्रस्तावना को शामिल किया। अब प्रस्तावना आने की कहानी क्या है, तो संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है, वो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और ठीक 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। और इसी दिन दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या होगा, आदर्श कैसा होगा। तो इसी का संशोधित रूप जनवरी 1947 में उद्देशिका के नाम से हमारे संविधान में शामिल किया जाता है, जिसको कि हमारे संविधान में उद्देशिका कहा जाता है। साधारण भाषा में समझने के लिए हम प्रस्तावना शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि प्रस्तावना शब्द को हमारे पूरे भारतीय संविधान में कहीं भी लिखा नहीं गया है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि सबसे पहले प्रस्तावना भारत में कहां होना चाहिए, ये किस देश से हमने लिया, तो ये लिया हमने अमेरिका के संविधान से। और इसमें बेसिकली हमने क्या किया, संविधान के उद्देश्यों को शामिल करने की कोशिश की कि संविधान में हमारे उद्देश्य क्या क्या होने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कहते क्या है, हम भारत के लोग। अब सबसे पहला टर्म्स ये आता है हम भारत के लोग। अब ये जो हम भारत के लोग है, ये हमने लिया है अमेरिका के ही संविधान से। वहां लिखा हुआ है विद द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब हम अमेरिका के लोग। तो उसी तर्ज पे हम भारत की प्रस्तावना की शुरुआत करते हैं हम भारत के लोग से। अब देखो, सबसे पहले भारत के लोग हैं, तो हमको पहले भारत के बारे का निर्माण करना होगा, पहले भारत को बनाना होगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं भारत को। अब देखिए भारत को क्या बनाना चाहते हैं, तो भारत को हम बनाना चाहते हैं एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, फिर हम क्या बनाना चाहते हैं, तो हम बनाना चाहते हैं एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और कैसा, तो लोकतांत्रिक तरह का गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। अब देखिए कि भारत के प्रकृति के बारे में बेसिकली बात हो रही है कि हम भारत को कैसी प्रकृति का बनाना चाहते हैं, किस प्रकृति का जो है वो भारत होगा, मतलब भारत का नेचर कैसा होगा। तो भारत का नेचर कैसा होगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत अपने सभी निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है, ये किसी का डोमिनियन नहीं है, ये किसी का गुलाम नहीं है। राष्ट्रमंडल के सदस्यता ग्रहण करने से कहीं से भी भारत की प्रभुत्व संपन्नता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत में आंतरिक और बाह्य निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है। कोई बाहरी देश या कोई आंतरिक शक्ति भारत को मजबूर नहीं कर सकती कि वो उसके अनुसार अपने निर्णयों को ले। तो प्रभुत्व संपन्नता का मतलब यह है कि भारत हर तरह से क्या है, अपने निर्णयों को लेकर स्वतंत्र है। चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भारत को शामिल कर लिया जाए, वो भारत की अपनी इच्छा है उस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बने रहना, जबकि वो नहीं चाहता है
चाहे तो अपना त्याग कर सकता है, वो नहीं चाहे तो उसको जबरदस्ती किसी ग्रुप में शामिल नहीं किया जाएगा या उससे कुछ कराया नहीं जा सकता। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी दल की सदस्यता लेना, किसी ग्रुप की, किसी आर्थिक, किसी राजनीतिक ग्रुप की सदस्यता लेना कहीं से भी भारत की संप्रभुता को जो है वो चुनौती नहीं देता है। ठीक है, फिर दूसरा शब्द है समाजवादी। अब इस पर हम लोग बात करेंगे कि संविधान में संशोधन के बाद इस शब्द को कैसे शामिल किया गया था। देखिए, भारत में समाजवाद जो है वो बेसिकली एक विचारधारा के अंतर्गत, आर्थिक विचारधारा के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्योंकि मूल संविधान में ये शब्द नहीं, मूल प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था, लेकिन हमारे संविधान की प्रकृति, हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की उपस्थिति ये दिखाता है कि भारत बेसिकली एक समाजवादी राष्ट्र बनने के तरफ जो है वो अग्रसर रहेगा। लेकिन एक संविधान संशोधन के द्वारा इस शब्द को शामिल किया जाता है, लेकिन समाजवाद में भी पश्चिमी समाजवाद से अलग होते हुए भारत में एक लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को जो है वो ग्रहण किया जाता है, लिया जाता है कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक समाजवादी प्रकृति का जो है वो देश होगा। ठीक है, फिर होता है पंथनिरपेक्ष। अब ये पंथनिरपेक्ष जो शब्द है ये एक्चुअली जो है वो धर्मनिरपेक्ष से अलग है। देखिए, हमारे देश में हर धार्मिक संप्रदायों को, हर पंथ को अपने अपने रास्ते पर जाकर अपने धर्म को आचरण करने की, मानने की, प्रचार करने की, प्रसार करने की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। मतलब जो व्यक्ति जिस तरीके से चाहे अपने धर्म को मान सकता है, आचरण कर सकता है या उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं है। मतलब देश ऐसा नहीं कह सकता कि हम हिंदू धर्म से संबंधित हैं या किसी की बाबा के कह देने से हम हिंदू धर्म राष्ट्र के देश हो जाएंगे। नहीं, हमारे देश की यह प्रकृति है कि देश जो है वो पंथ निरपेक्ष रहेगा। मतलब हम किसी एक पंथ को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम हर धर्म को का जो है वो समान रूप से आदर करेंगे। हर धर्म का हमारे लिए एक समान आदर जो है वो बना रहेगा। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष की बात होती है। फिर बात होती है लोकतांत्रिक। अब लोकतांत्रिक का मतलब होता है, लोक का मतलब लोग और तांत्रिक का मतलब तंत्र। मतलब लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन। इसका मतलब यह हुआ कि लोकतांत्रिक होगा, मतलब यहां लोगों के, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होगा। क्या होगा? तो जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होगा, लोगों का शासन होगा। लोग डिसाइड करेंगे कि शासन या तंत्र में कौन बैठेगा, उनके लिए नियम और नीतियों का निर्माण कौन करने जा रहा। इसी तरीके से बात होती है गणराज्य के बारे में कि गणराज्य क्या होता है। तो गण मतलब होता है लोग, गण मतलब होता है प्रजा, और राज्य का मतलब शासन। अब देखिए, गणराज्य का मतलब क्या हुआ, यहां पे भी हो गया कि लोगों का शासन, गण का शासन। अब देखो, भारत में आजादी के पहले राजतंत्र था, लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे जहां गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो हुआ करती थी। और ये गणतंत्रात्मक शब्द भारत के लिए नया नहीं है। जब प्राचीन भारत में आप जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे आपको क्षेत्र दिखाई देते हैं जहां पे गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं जो है वो देखी जा सकती हैं। लेकिन आधुनिक भारत में हमारे संविधान में, जब अंग्रेजों से हमको आजादी मिलती है, तो हमारे संविधान में प्रस्तावना में गणराज्य शब्द को शामिल किया जाता है। इसका मतलब यहाँ राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, यहाँ जो राजा बनेगा उसका चुनाव होगा और लोगों से चुनकर जाकर जो है वो राजा बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है वो अपनी 5 प्रकृति को प्रस्तावना के अनुसार दिखाता है। पहला क्या है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का होना। दूसरा क्या है? समाजवाद प्रकृति का होना। तीसरा क्या है? पंथ निरपेक्षता का होना। चौथा क्या है? एक लोकतांत्रिक होना। और पांचवा क्या है? गणराज्य होना। मतलब अगर आप इसको याद रखना चाहें तो आप कैसे याद रखेंगे? तो भारत क्या है? एक प्रभुत्व संपन्न है, मतलब एक प्रभुत्व संपन्न देश है। ठीक है, तो एक प्रभुत्व संपन्न मतलब प्रसंप लोग, आपको याद क्या रखना है? प्रसंप लोग, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अब ये सीक्वेंस भी ध्यान रखिएगा कि प्रसंप लोग आपको ध्यान रखना है कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष राज्य है एक, लोकतांत्रिक और गणराज्य है ये। ठीक है, मतलब ये भारत की प्रकृति को दिखाता है। अब जैसे ही भारत के बारे में हम बात कर लेते हैं तो हम आगे की यात्रा करते हैं और फिर क्या कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाना चाहते हैं। अब बात होती है इसके नागरिकों के बारे में तथा इसके समस्त नागरिकों को। अब आगे क्या कहती है प्रस्तावना? तो आगे प्रस्तावना कहती है इसके समस्त नागरिकों को, इसके समस्त नागरिकों को। अब देखो, इसके समस्त नागरिकों को, अब भाई देश तो बना दिया, अब देश बना दिया तो देश में तो लोग रहेंगे, तो लोग रहेंगे तो लोगों को क्या कहा जाएगा? नागरिक कहा जाएगा। तो यहाँ के नागरिकों को हम क्या देना चाहते हैं? तो यहाँ के नागरिकों को बेसिकली 3 तरह का न्याय, इसके समस्त नागरिकों को 3 तरह के न्याय की बात होती है। सामाजिक न्याय प्लस आर्थिक न्याय और प्लस राजनैतिक न्याय। आर्थिक और प्लस
राजनीतिक न्याय। तीन तरह का न्याय देना चाहते हैं इस देश के लोगों को, और वो न्याय कैसा होगा? तो वो न्याय सामाजिक होगा, वो न्याय आर्थिक होगा, और वो न्याय राजनीतिक होगा। मतलब तीन तरह का न्याय देना चाहते हैं इस देश के लोगों को। संविधान की प्रस्तावना तीन तरह के न्याय की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात करती है। तो आगे प्रस्तावना क्या कहती है कि इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उसके बाद कहती है 5 तरह की स्वतंत्रता। 5 तरह की स्वतंत्रता कौन कौन सी? तो कहती है तथा इसके समस्त नागरिकों को न्याय और 5 तरह की स्वतंत्रता, विचार की, विश्वास की, अभिव्यक्ति की, धर्म की और उपासना की। अब ये 5 तरह की स्वतंत्रता देती है संविधान हमारे देश के नागरिकों को। देश का जो प्रस्तावना है वो 5 तरह की स्वतंत्रता देती है। मतलब ये 5 तरह की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई। देखो, स्वतंत्रता के बिना ना मनुष्य का जीवन जो है वो क्या है? तो जानवर के समान है। जानवरों को भी स्वतंत्रता पसंद है। तो हमारी उद्देशिका ने कहा कि सबसे पहला उद्देश्य तो हमारा ये नहीं चाहिए कि देश की प्रकृति बताने के बाद इस देश के लोगों को कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की जाए। तो हमारे देश के उद्देशिका ने हमें 5 तरह की स्वतंत्रताएं, देखिए स्वतंत्रताएं हमारे मौलिक अधिकार में भी हमको मिलेंगी, आगे चल के अन्य भागों में भी हमको स्वतंत्रताएं मिलेंगी, लेकिन चूंकि उद्देशिका का काम ही है उद्देश्य को बता देना, तो इसने बताया कि किस तरह की स्वतंत्रता हम आगे आपको देने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्वतंत्रता दिया विचार की। विचार का मतलब जो मन करे सोचो, विचार है आपका, ठीक है। तो विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, हमारा विश्वास जिसमें हो, ठीक है। अभिव्यक्ति मतलब कि हम अभिव्यक्ति बोल के, लिख के, पढ़ के, पिक्चरों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, किताबों के माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति को कर सकते हैं। धर्म की, हम जिस धर्म के रास्ते को चाहे अपना सकते हैं। और उपासना की, हम जैसी चाहे उस तरह की उपासना करें। हम शिव के उपासक हैं, हम राम के उपासक हैं, हम अल्लाह के उपासक हैं, हम जिसके उपासक हो वो बन सकते हैं। तो 5 तरह की स्वतंत्रताएं और 3 तरह की न्याय। ध्यान रखिएगा, क्रम ध्यान रखिएगा कि क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। मतलब सबसे पहले हम विचार के बारे में बात करते हैं, फिर हम अभिव्यक्ति की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 तरह की स्वतंत्रताओं के बारे में हम बात करते हैं। कि सबसे पहले विचार की, फिर अभिव्यक्ति की, मतलब पहले विचार करेंगे, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, फिर धर्म और उपासना। इन स्वतंत्रताओं के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। कि 5 तरह की स्वतंत्रताएं होंगी और 3 तरह का क्या होगा? न्याय होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया? अब इस देश के लोगों को क्या, पहले हम देश की प्रकृति को बताए, फिर इस देश के लोगों को हम क्या देना चाहते हैं ये हमने बताया कि इस देश के लोगों को हम क्या देना चाहते हैं। तो 5 तरह की स्वतंत्रताओं को देने के बाद अब एक बार हम देखते हैं कि कैसे हम क्या क्या देना चाहते थे। अब देखिए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म में उपासना की स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रता हमने दे ली। अब हमने कहा प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। अब 2 तरह की समता की बात होगी। कैसी समता? तो समता 2 तरह की समता होगी। तो समता होगी, प्रतिष्ठा की समता होगी और अवसर की समता होगी। मतलब सबको समान अवसर देंगे, अवसर की समानता देंगे, ठीक है। और सबको प्रतिष्ठा की समानता देंगे, मतलब सब लोग एक बराबर हैं और सबको अगर योग्यताएं हैं तो समान अवसर है। मतलब अवसर की समानता है और प्रतिष्ठा की भी समानता होगी, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। किसकी गरिमा? व्यक्ति की गरिमा। देखिए, गरिमा सबसे बड़ी किसकी होगी? व्यक्ति की होगी। तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए। मतलब हम कैसा बंधुत्व बढ़ाना चाहते हैं, कैसा भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं? जो देश को तोड़े नहीं, जो देश को क्या करे? भाईचारे की तरफ लेकर जाए, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। हम ऐसे बंधुत्व को बढ़ाना चाहते हैं। मतलब एक ऐसा बंधुत्व जो देश की एकता और अखंडता को क्या करता हो? जोड़ता हो, या देश की एकता और अखंडता को एक साथ लेकर आता हो, ठीक है। न कि आज की फैलाई जाने वाली नफरतों के दौर में हमें क्या करता हो? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जाति, धर्म, इन नामों पे बांटता हो। ऐसे बंधुता को हम नहीं बढ़ाना चाहते। हम ऐसा बंधुता बढ़ाना चाहते हैं जो एक देश, एक राष्ट्र, एक व्यक्तित्व, एक विचार और एक भावना का देश हो। ऐसे देश को बनाना चाहते हैं। तो इसमें कहना चाहते हैं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता
को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में, ध्यान रखिएगा उद्देशिका को अपना कौन रहा है, संविधान सभा, भारत के लोग नहीं है वहां पे, संविधान सभा उपस्थित है, संविधान सभा में निर्वाचित लोग जो है वो संविधान सभा में उपस्थित हैं और वो संविधान सभा में अपना रहे हैं। तो अपनी संविधान सभा में आज तारीख, यहां पे डेट पता चलती है 26 नवंबर 1949, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब यहां पे खुद को संविधान सभा क्या करती है, अधिनियमित करती है और आत्मार्पित करती है। ठीक है, इस तरह हमारी प्रस्तावना के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है कि प्रस्तावना एक्चुअली कैसा बनाना चाहती थी, भारत को कैसा बनाना चाहती है, क्या उद्देश्य है, कि क्या भारत के लोगों को देना चाहती है, कितने तरह की न्याय, कितने तरह की स्वतंत्रताएं, कैसी समता, कैसी बंधुत्व बढ़ाना चाहती है। अगर इन बातों को आप ध्यान रखते हैं तो प्रस्तावना के प्रश्न समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखिएगा कि कितने तरह के न्याय की बात होगी, कितने तरह की स्वतंत्रताओं के बारे में बात होगी और क्या चीजें जो है बात होती हैं। अब कुछ बेसिक जानकारी हम प्रस्तावना के बारे में अगले 3-4 मिनट में लेने की कोशिश करते हैं और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को देखते हैं कि एक्चुअली प्रस्तावना से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो और भी क्या पूछे जाएंगे। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, ये प्रस्तावना की भाषा को हमने कहां से लिया है, तो इस भाषा को हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है, इसी तरह जो समाजवाद है या जो न्याय का विचार है, ये हमने कहां से लिया है, तो ये हमने लिया है रशिया के संविधान से। इसी तरीके से जो फ्रांस की क्रांति है, जो बंधुत्व का विचार है, जो त्रिमूर्ति कही जाती है, जिसको त्रिरत्न कहा जाता है, जो बंधुत्व के बारे में बात करता है, ये बंधुत्व या समानता के विचार को हमने कहां से लिया है, तो इसको हमने लिया है बंधुत्व या समानता के विचार को फ्रांस की क्रांति से। कहां से लिया, फ्रांस की क्रांति से लिया है। फ्रांस की क्रांति से जो है वो इसको लिया गया है, बंधुत्व के विचार को या भाईचारे के विकास को जो है वो हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। ठीक है, तो इतनी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो बेसिकली जो प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनको करना आपके लिए जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।